हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर और उसमें हमने दो टर्म को डिटेल में समझा था। पहली टर्म थी कैपिटल, पूंजी। तो इसको हमने समझा था कि पूंजी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यापारी व्यापार में जो भी पैसे लगाता है या वो जो भी माल लेकर के जाता है या जो भी वो संपत्ति लेकर के जाता है, वो सभी किस कैटेगरी में आती है? वो सभी पूंजी की कैटेगरी में आती है, उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और इन सब बातों को हमने डिटेल में समझा था कि पूंजी जब व्यापार में आएगी और इसके अंदर लाभ होंगे तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, अगर हानियां होंगी तो उससे हमारी कैपिटल घटेगी। ये सारी बातें समझी थी। इसके बाद हमने समझा था ड्राइंग आहरण। जब कोई व्यापारी व्यापार से जो पैसा अपने खुद के प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या तो पैसे निकाले या माल निकाले, मतलब गुड्स ले, वो सारी चीजें क्या आती है? आहरण में आती हैं। और इसको भी हमने डिटेल में समझा था कि अगर वो एक अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है और अगर वो सैलरी निजी प्रयोग में यूज किया जा रहा है वो सारे एम्प्लॉय को, तो उसकी सैलरी को भी क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाएगा। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब बात करते हैं माल या गुड्स के ऊपर। तो अब माल या गुड्स किसको कहते हैं? तो देखिए, माल या गुड्स उसको कहते हैं जिसका व्यापारी व्यापार कर रहा है। जिसका क्या किया जा रहा है? व्यापार किया जा रहा है। अब जैसे व्यापार करने का मतलब, जैसे अमित जी हैं। अब अमित जी ने क्या करा? अमित जी ने शॉप ओपन करी है। किसकी शॉप ओपन करी है? टीवी की। मतलब वो क्या बेचते हैं? वो बेचते हैं टीवी। तो यहाँ पर जो ये टीवी है, ये क्या श्रेणी में आएगा? ये टीवी माल की श्रेणी में आएगा, गुड्स की श्रेणी में आएगा। मतलब जिस भी चीज को हम अपने व्यापार में सेल और परचेज के लिए लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? सेल या परचेज के लिए, मतलब जिसका क्रय और विक्रय किया जाता है जिस चीज का, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे माल। जैसे अमित जी के लिए माल क्या होगा? उनकी टीवी। अगर हम बात करें एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग की, जैसे हमने देखा है, क्या देखा है? एक डी मार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको पता हो तो। एक डी मार्ट, अब डी मार्ट क्या करता है? डी मार्ट जो है, डी मार्ट क्या करते हैं? घर का सामान, कपड़े, ये सब बेचते हैं। तो जो घर का सामान है या जो कपड़े वो बेच रहा है, वो उसके लिए क्या है? उसके लिए है वो माल। या हम बात करें टाटा मोटर्स। देखिए, अब समझिएगा जरा सा कंसेप्ट। टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स क्या बेचते हैं? टाटा मोटर्स कार, गाड़ी, ट्रक, ये सब टाटा मोटर्स बेचते हैं। तो टाटा मोटर्स ने ये ट्रक बेचा, ये बड़ा सा ट्रक बेचा। तो टाटा मोटर्स के लिए ये जो ट्रक टाटा मोटर्स बेच रही है, ये ट्रक क्या है? ये टाटा मोटर्स के लिए ये ट्रक आएगा किसकी कैटेगरी में? गुड्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स इसी को बेचने और खरीदने का काम करती है। मतलब टाटा मोटर्स तो क्या करती है? बनाती है और बेचती है। तो ये जो ट्रक है टाटा मोटर्स के लिए, इस ट्रक को क्या बोला जाएगा? इस ट्रक को टाटा मोटर्स के लिए बोला जाएगा गुड्स। बट अब यही ट्रक डीमार्ट ने खरीद लिया। डीमार्ट क्या करेगा? इसमें माल ले जा करके डिलीवरी देने का काम करेंगे। तो ये ट्रक किसने खरीद लिया? यही ट्रक जो है किसने खरीद लिया है? डीमार्ट ने खरीद लिया है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ये संपत्ति। एक इसको रफ एक प्लेन पेज पर लेकर के मैं समझा देता हूं आपको। एक प्लेन पेज लेकर के देखिए, जैसे ये डीमार्ट है। अब डीमार्ट का काम क्या है? डीमार्ट का काम डीमार्ट का काम क्या है? डीमार्ट का काम, डीमार्ट क्या बेचते हैं? विक्रय करते हैं। किस बात का विक्रय करते हैं? घर का सामान, है ना, आटा, दाल, चावल और कपड़े बेचने का काम ये करते हैं। ये इनकी बिल्डिंग है। ठीक है। या हम अमेजन को ले लें। अमेजन को इसकी जगह आप रख सकते हो। अमेजन अमेजन को मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो सेलर है, बीच में सेल करते हैं बाकी जो है। तो इसलिए डीमार्ट यहाँ पर सही एग्जाम्पल रहेगा। तो डीमार्ट क्या करते हैं? डीमार्ट अपनी बिल्डिंग से क्या बेचते हैं? यहाँ पर हर एक बिल्डिंग में कपड़े आप ले सकते हैं, बच्चों का सामान ले सकते हैं, खाने का सामान, ये सारी चीजें डीमार्ट बेचता है। और एक तरफ है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स क्या बेच रही है? टाटा मोटर्स बेच रहे हैं ट्रक। ये टाटा मोटर्स का है एक बड़ा सा ट्रक। ठीक है। टाटा मोटर्स क्या करती है? ट्रक बेचती है, कार बेचती है। तो ये जो ट्रक है, ये ट्रक टाटा मोटर्स के लिए क्या होगा? ये ट्रक टाटा मोटर्स इसका क्या करती है? इसका सेल करती है। तो टाटा मोटर्स के लिए ट्रक क्या होगा? ये ट्रक आएगा गुड्स की कैटेगरी में। ये दोनों चीजों को मैं क्यों रख रहा हूं? उसका एग्जाम्पल समझाने के लिए कि समझिएगा। अब ये ट्रक बेचते हैं और डीमार्ट क्या बेचते हैं? डीमार्ट बेचते हैं क्लॉथ, कपड़े, घर का सामान, शक्कर, दाल, चावल, ये सब। तो अब ये सब डीमार्ट के लिए क्या है? क्लॉथ हुआ, शक्कर हुआ, दाल चावल हुआ, राइस हुआ, ये सारी चीजें, आटा, दाल, ये सब क्या है? ये इनके लिए कहलाएगा गुड्स, मतलब माल।
ठीक है, मतलब अगर हम इसको एक वर्ड में लिखें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, जिन चीजों का व्यापारी क्या करता है, व्यापार, जिन चीजों का व्यापार क्या करता है, सेल करता है या उनको परचेस करता है अपने दिन प्रतिदिन के काम में, मतलब जिसका जो काम ही है। जैसे डीमार्ट का काम क्या है, कपड़े बेचना, घर का सामान बेचना, तो इसके लिए वो घर का सामान, कपड़े क्या है, गुड्स है, माल की कैटेगरी में आएगी। टाटा मोटर्स का काम ही क्या है, टाटा मोटर्स का काम है ये ट्रकों को बेचना, तो इसके लिए ये ट्रक क्या हो जाएंगे, ये ट्रक हो जाएंगे गुड्स। बट अब समझिए, अब ये डीमार्ट जो है, इस डीमार्ट ने ये सोचा कि यार अब कस्टमर हमारे दुकानों में आते हैं, ले जाते हैं, तो अब कई कस्टमरों का था कि आप क्या करिए, होम डिलीवरी दीजिए। क्या दीजिए, होम डिलीवरी, मतलब होम डिलीवरी जैसे हमारे पास पार्सल आते हैं, तो इसको डीमार्ट को भी बोला गया कि आप हमें होम डिलीवरी दीजिए, तो डीमार्ट को लगा बात सही है, तो ये क्या करेंगे, कस्टमरों के घर पर जाकर के, ये कस्टमर का घर है, इस घर पर जाकर के क्या देंगे, कस्टमर को डिलीवरी देंगे। तो अब डीमार्ट की बिल्डिंग तो ये रही, इसको ऐसे समझ लेते हैं, डीमार्ट की बिल्डिंग ये रही, डीमार्ट की बिल्डिंग ये देखो, ये रही डीमार्ट की बिल्डिंग, एक कस्टमर यहाँ है, एक कस्टमर यहाँ पर है, ये इसका घर है। अब इन्होंने क्या करा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कहाँ पहुंच गया, डीमार्ट के पास पहुंच गया। तो अब डीमार्ट को इनके घर पर क्या करनी है, इनके घर तक डिलीवरी देनी है, ये इनके घर तक डिलीवरी देनी है, ठीक है, ये इनके घर तक। तो अब इस डिलीवरी के लिए क्या करा, डीमार्ट गए किसके पास, टाटा मोटर्स के पास, कि हमको एक क्या दे दो, हमको एक ट्रक दे दो। तो ये ट्रक डीमार्ट ने खरीदा और इस ट्रक के बेसिस पर वो क्या कर रहे हैं, अब लोगों के घरों पर डिलीवरी दे रहे हैं, किसकी डिलीवरी दे रहे हैं, माल की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, वही सामान, दाल चावल तेल। तो ये जो ट्रक है ये क्या होगा, ये ट्रक क्या डीमार्ट के लिए माल होगा, तो ये ट्रक डीमार्ट के लिए माल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि क्या डीमार्ट ट्रक बेचने का काम कर रहा है, नहीं, डीमार्ट ट्रक बेचने का काम नहीं कर रहा। तो ये जो ट्रक डीमार्ट ने खरीदा, ये किस लिए खरीदा है, व्यापार के सही संचालन के लिए। तो ये ट्रक डीमार्ट के लिए क्या होगा, डीमार्ट के लिए होगा फिक्स असेस, स्थायी संपत्तियां होगा। जबकि यही ट्रक किसके लिए, टाटा मोटर्स के लिए क्या है, गुड्स है। क्यों गुड्स है, क्योंकि टाटा मोटर्स का काम ही क्या है, ट्रक बेचना, कार बेचना। तो ये समझना, ये डिफरेंस है, ताकि आगे जब भी आपको इस पर एक थ्योरिकल क्वेश्चन आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, तो आप समझ पाए कि गुड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मतलब जिसका जो काम ही है, जैसे डीमार्ट का काम क्या है, कपड़े बेचना, तो उसके लिए कपड़े क्या हो जाएंगे, क्लॉथ हो जाएंगी। और टाटा मोटर्स के लिए ट्रक बेचना काम ही है, तो उसके लिए क्या हो जाएंगी, ये गुड्स हो जाएंगी। बट यही ट्रक कौन खरीद ले, यही ट्रक डीमार्ट खरीद ले, ताकि वो घरों के कस्टमर के घरों तक क्या दे पाए, डिलीवरी दे पाए। तो डीमार्ट के लिए ये जो ट्रक खरीदा है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, फिक्स असेट्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसलिए इसने खरीदा है ताकि दीर्घ काल तक, लॉन्ग टर्म तक वो क्या कर पाए, अपने कस्टमरों को डिलीवरी उनके घरों तक दे पाए। समझ में आया दोनों का बीच का कंसेप्ट, कि गुड्स कब बोलेंगे, हम फिक्स असेट्स कब लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पेज पर। ठीक है, चलिए, तो देखिए, उस वस्तु को कहते हैं, एक सेकेंड, चलिए, जिसका क्रय विक्रय व्यापार किया जाता है, मतलब क्रय विक्रय किया जाएगा, सेल परचेस किया जाएगा, या जिसका क्या किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। जैसे डीमार्ट के लिए उसके कपड़े, टाटा मोटर्स के लिए उसकी कारें, है ना। सोनी की जो कंपनी है, सोनी टीवी है। तो अब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हमको क्या मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, टीवी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें उनके लिए हो जाएंगी क्या, गुड्स, माल हो जाएंगी। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, मतलब जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, एक सेकेंड, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, वो रॉ मटेरियल को भी हम क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल को भी हम लेंगे, है ना, कच्ची सामग्री। अर्धनिर्मित सामग्री मतलब गुड्स इन प्रोसेस, मतलब क्या है कि अभी रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा और उससे फिनिश गुड्स बनती है। तो फिनिश गुड्स बनने के बीच में है अभी, मतलब ये अगर 4 प्रोसेस होती होंगी तो वो यहाँ कहीं है, तो उसे कहेंगे वर्क इन प्रोसेस। तो ऐसा माल जो अभी अर्धनिर्मित है या तैयार हुए वस्तुएं, मतलब पूरी तरह से पे के बस सेल ही होना बाकी है, तो वो बोला जाता है फिनिश गुड्स। लेखांकन के अंतर्गत ये सभी क्या आ जाएंगे, माल में आ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो वो भी आ जाएगा, चाहे वो क्या हो, WIP हो या वो क्या हो, फिनिश गुड्स हो। ये तीनों ही तरह का माल किस में आएगा, ये तीनों तरह का ही माल गुड्स में आता है। ठीक है, काओ, क्रय विक्रय मतलब सेल परचेस करेंगे, और क्रय वापसी, विक्रय वापसी स्टॉक में के रूप में लिखा जाता है। मतलब जो स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, या जो सेल हुआ, परचेस हुआ, या जो सेल्स रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न हुआ, ये सब क्या है, ये सब है गुड्स। ठीक है,
व्यापार द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, मतलब जो बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस कर रहा है। जैसे नॉर्मली हमारी दुकान, पास वालों की दुकान जो है, हमारे पास में दुकानें होती हैं, तो अब जैसे सब्जी वाला है, सब्जी वाले के लिए सब्जी क्या है, उसके लिए वो गुड्स है। किराने दुकान वाले के लिए किराने का सामान क्या है, उसके लिए गुड्स है ना, को माल कहा जाता है। अर्थात लाभ के उद्देश्य, मतलब किसके उद्देश्य, प्रॉफिट के उद्देश्य से वस्तु की खरीदी और बेची बेची जाती है, खरीदी और बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे माल कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जैसे फर्नीचर व्यापारी के लिए फर्नीचर, मोबाइल विक्रेता के लिए मोबाइल, और टीवी विक्रेता के लिए टीवी, क्या है, सब माल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद असेट। तो असेट, असेट मतलब कौन सी चीजें, वो चीजें जो हमने क्यों ली है, ताकि हमारा जो व्यापार है वो सही से चल सके। कैसे चल सके, सही से चल सके, सही से चल सके। अब सही से चल सके का मतलब क्या है, कि हम प्रॉपरली हमारा व्यापार कर पाए, उसकी सपोर्ट के लिए हमने खरीदा। जैसे डीमार्ट ने क्या खरीदा था, डीमार्ट ने ट्रक खरीदे थे। क्यों ट्रक खरीदे थे, ताकि वो आपको कस्टमर को डिलीवरी आसानी से दे पाए। तो ये ट्रक क्या है, ये ट्रक असेट में आता है इसलिए। तो व्यवसाय के वे सभी संसाधन, मतलब सारे रिसोर्स जिनका वित्तीय मूल्य होता है, जिनकी कोई वैल्यू होती है, क्या ना, फाइनेंशियली वैल्यू होती है, तथा जो व्यवसाय के चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखो, जैसे डीमार्ट का जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें अगर बिना ट्रक की फैसिलिटी के, मतलब कोई भी चीजें नहीं करेंगे, तो कैसे डिलीवरी देंगे, कुछ ना कुछ संसाधन तो चाहिए। तो उन्होंने जो ट्रक खरीदा, वो किस में आएगा, वो असेट में आएगा। जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, मतलब जो किसकी ऑनरशिप होती है, व्यापार डीमार्ट की। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में डीमार्ट की, मतलब उसमें ऑनरशिप हमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं, संपत्ति कहलाती है। अब संपत्तियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, दो श्रेणियों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगी, फिक्स असेट्स, और दूसरी कैसी हो जाएंगी, इस करंट असेट। तो फिक्स असेट्स कौन सी होती है, फिक्स असेट्स वो असेट होती है जिनको हम कैसे यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए इनका उपयोग करने के लिए इन्हें व्यापार में खरीदा जाता है। जैसे मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ऐसे ट्रक खरीदे, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे फिक्स असेट्स में। तो व्यापार के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जिसे नगद में बदला जा सके, परंतु यहां पर ध्यान रखना, मतलब हम बेच के इससे पैसे भी ले सकते हैं, परंतु इन्हें, इनका उद्देश्य पुनः विक्रय नहीं होता है। क्या डीमार्ट ने जो ट्रक खरीदा उसको बेचने के लिए खरीदा है, नहीं सर, उसकी तो डिलीवरी के लिए खरीदा है। मतलब हम बेच सकते हैं, फिक्स असेट्स को एंड में बेचते ही हैं, है ना, फिक्स असेट्स को बेचा ही जाता है, बाद में जब वो एकदम खराब हो जाती तो उनको स्क्रैप में बेचा जाता है, या, है ना। तो बेचा जा सकता है, मतलब जो हमारी फिक्स असेट्स है उसको भी बेचा जा सकता है, पर क्या हम बेचने के लिए लाते हैं, नहीं, हम इसका व्यापार में उपयोग के लिए लाते हैं। जिनका व्यवसाय के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य होता है, उन्हें परिसंपत्तियां कहा जाता है, मतलब फिक्स असेट्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये असेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये परिसंपत्तियां मतलब असेट किनका, जिनका आर्थिक मूल्य हो, एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो, या एक वैल्यू हो। जैसे जैसे अगर हम एग्जांपल दें, यहाँ पर लिखा है 1 लाख की, हमारी जो ट्रक है वो कितने का है, वो 10 लाख का है। तो इसकी क्या है, 10 लाख एक क्या है, इकोनॉमिकल आर्थिक मूल्य है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बेचेंगे तो आज हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, असेट बोलेंगे। अब आ जाते हैं किस पर, फिक्स असेट्स पर। ध्यान रखिएगा, दो असेट होती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या होती है, देखिए कई बार एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सा, कि निम्नलिखित में से कौन सी फिक्स असेट्स है, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका दीर्घ जीवन होता है। दीर्घ जीवन मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, लॉन्ग टर्म पर्पज से हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 10 साल, 20 साल, 15 साल, है ना, इस तरह की। तो वो सब किस में आएंगी, वो सब आएंगी फिक्स असेट्स में। जैसे हमने क्या खरीदा, जैसे हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग क्यों बनाई, ताकि हमारा ऑफिस ऑफिस बना ले। हमने क्या खरीदा, ट्रक खरीदा था ताकि डिलीवरी दे पाए। तो ये सब काय में आएंगी, फिक्स असेट्स में आएंगी। ठीक है, ये विक्रय के उद्देश्य से नहीं, अपितु व्यापार के निरंतर प्रयोग, व्यापार में निरंतर प्रयोग के उद्देश्य से खरीदी जाती। कैसे खरीदी जाएंगी, जैसे अभी हमने डीमार्ट का एग्जांपल लिया था, उसमें जो ट्रक खरीदा था, क्या बेचने के लिए खरीदा था, नहीं, उसको हमने, उसका उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग में डिलीवरी देने का काम करेंगे, तो वो वाला आ जाएगा। जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण, है ना, मोटर आदि, क्या है, संपत्तियां इसी श्रेणी में आती हैं। जैसे हमने क्या खरीदा था, हमने खरीदा था ट्रक,
हमने का मतलब डीमार्ट ने ट्रक खरीदा। डीमार्ट ने ट्रक क्यों खरीदा? ताकि वो क्या पर कर पाएंगे, होम डिलीवरी कर पाएंगे। तो जो ट्रक खरीदा है तो वो डीमार्ट के लिए क्या है, वो डीमार्ट के लिए है फिक्स्ड असेट्स। क्यों लिया था? ताकि होम डिलीवरी कस्टमर के घर तक पहुंचाई जा सके। इन्हें पूंजीगत संपत्तियां, कैपिटल असेट या गैर पूंजीगत संपत्तियां भी, गैर चालू संपत्तियां क्या कहते हैं, गैर चालू संपत्तियां या पूंजीगत संपत्तियां कैपिटल असेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की जाती है। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग दीर्घकालीन अवधि के लिए लाभ कमाने के लिए। क्यों हम होम डिलीवरी कर रहे हैं? क्या समाज सेवा के लिए कर रहे हैं? मतलब डी मार्ट जो होम डिलीवरी कर रहा है, क्या वो अच्छे लोगों को अच्छा रहे, फायदा हो? देखिए, लोगों को तो फायदा होगा, पर अल्टीमेटली डीमार्ट का पर्पस क्या है? डीमार्ट का पर्पस होम डिलीवरी देने का क्या है? ताकि उसकी सेल और हो, और उसका अल्टीमेटली क्या हो, यहाँ से प्रॉफिट हो। क्योंकि जो कस्टमर उसके शॉप पे नहीं आएंगे, वो कहीं दूसरी जगह से खरीद लेंगे सामान। मान लीजिए आज आपके घर से डीमार्ट 50 किलोमीटर दूर हो, तो आप सामान लेने 50 किलोमीटर तो दूर जाने से रहे। बट अगर डीमार्ट ये कहे कि हम आपके घर पर पहुंचा देंगे माल, तो फिर आप ले लेंगे कि सस्ता भी मिल रहा है, चलिए ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका मेन पर्पस क्या है इस तरह का, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। स्थायी संपत्तियों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, इसको भी दो भाग में। पहली क्या हो जाती है, एक हो जाती है टेंजिबल, दूसरी हो जाती है इंटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होती है ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होती है? टेंजिबल असेट वो असेट होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जिनको हम, टेंजिबल क्या होती है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। मतलब आप टच करेंगे आपको पता रहेगा, देख सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, कंपनी की बिल्डिंग है, क्या आप कंपनी की जो बिल्डिंग है, व्यापार की जो बिल्डिंग है, उसको देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। क्या उसको छू सकते हैं? बिल्कुल सर, उसमें हमारा ऑफिस बना हुआ है, छू सकते हैं। महसूस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी असेट जिनको हम देख, छू, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा टेंजिबल। मतलब इनका टेंजिबल अस्तित्व है ना, कहीं दिख रही है हमें। इंटेंजिबल, अमूर्त संपत्तियां या इंटेंजिबल असेट वे असेट होती है जिनको हम ना तो देख सकते, ना छू सकते। ठीक है, इनका ऐसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से नॉर्मल तरीके से कहीं देख, छू नहीं सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा क्या? अमूर्त संपत्तियां। ठीक है, टेंजिबल असेट, मूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, वे सभी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां होती हैं। जैसे क्या आ जाएगा? भवन आ जाएगा, मशीन आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, मोटर कार और कंप्यूटर। तो इन सबको क्या करेंगे, हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। अमूर्त संपत्तियां या अदृश्य संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट। ठीक है, अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट, मतलब कैसी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या? नहीं सर, इनको देख छू से नहीं सकते। ठीक है, जैसे ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही स्पर्श कर सकते, ऐसी संपत्तियां क्या होती है? अमूर्त संपत्तियां कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछ सकते हैं वो एग्जाम में आपसे। क्या पूछ सकते हैं? या तो पूछ सकते हैं कि अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल असेट का उदाहरण है, और आपको एग्जाम्पल दे देंगे, बोल देंगे इसमें से कौन सी इंटेंजिबल है, या वो ये डेफिनेशन दे देंगे। तो मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में बता रखी है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। जैसे क्या हो गई, गुडविल हो गई, या क्या हो गई, पेटेंट हो गई, या क्या हो गया, ट्रेडमार्क, है ना, या क्या हो गया, कॉपीराइट। कॉपीराइट किस पे मिलता है? कॉपियों पे, है ना, जो आप कंटेंट लिखते हैं उस पर आप कॉपीराइट लगा सकते हैं कि भाई ये मेरा कंटेंट है। गुडविल क्या होती है? गुडविल वो पावर होती है जिससे व्यापार सामान्य व्यापार से, मतलब वही काम चार लोग कर रहे हैं और वही काम आप लोग कर रहे हैं और आप उससे ज्यादा पैसे ले सकते हैं, तो उसे बोला जाता है गुडविल। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉर्मली, कहाँ इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप बिल्कुल तरह से रिलेट कर पाएंगे वो आ जाएगा एप्पल कंपनी का। अब एप्पल कंपनी का जो फोन है, वो फोन आता है 1.5 लाख रुपए का, है ना। एक एक रफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने का आता है? 1.5 लाख रुपए का। अब इसकी बजाय अगर हम एक नॉर्मल कंपनी, जैसे मान लीजिए एमआई कंपनी, चाइना की कंपनी है ना, अब ये कंपनी का अगर आप फोन लेने जाएंगे, एकदम टॉप टॉप नॉच फोन भी लेंगे इसका, बहुत ज्यादा भी नहीं बट टॉप नॉच लेंगे, तो ये भी फिर भी 40,000 रुपए के आसपास मान लीजिए। अब ये 40,000 का जो फोन है, ये फोन 40,000 का है, ये फोन 1.5 लाख का है। क्या इस फोन से कॉल कर सकते हैं? हाँ सर, इस फोन से भी कॉल कर सकते हैं, इससे ही फोटो ले सकते हैं, इससे ही वीडियो बना सकते हैं, इससे टीवी देख सकते हैं। वो सारे काम आप जो इस फोन से कर सकते हैं 1.5 लाख वाले फोन से, ये इससे भी किया जा सकता है। तो फिर सर एप्पल 1.5 लाख रुपए किस बात के ले रहा है? क्या इतना महंगा फोन है?
तो वाकई में ये इतना महंगा फोन नहीं है। तो फिर एप्पल इतना ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि एप्पल की क्या है? एप्पल की गुडविल है, एप्पल की क्या है? ख्याति है। लोग इसके फोन को रख करके थोड़ा रिच महसूस करते हैं, थोड़ा प्रीमियम महसूस करते हैं, तो उस बात की वो क्या करता है? प्रीमियम चार्ज करता है। तो इसके कारण एप्पल का फोन कितने का मिल रहा है? 1.5 लाख का। नहीं तो वही आप किस काम से कर सकते? इस 40,000 के फोन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ख्याति। पेटेंट मतलब आपके पास कुछ चीजें हैं, आपने किसी चीजों को बनाने का तरीका पता है, आपको फॉर्मूला पता है, वो पेटेंट में आता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मतलब व्यापारिक चिन्ह, जिसको हम कहते हैं व्यापारिक चिन्ह, मतलब जिसको देख करके आपको किसी ब्रांड के बारे में पता लग जाए तो उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। जैसे अगर हम बोले एप्पल का ये जो है, ये भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना? ये तो आप देख के जैसे ही आप ये देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये एप्पल का फोन है। ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी का इस तरह से आता है, तो आप ये देखेंगे आपको याद आ जाएगा। तो हर कंपनी का क्या होता है? इस प्रकार का एक व्यापारिक चिन्ह होता है, जिसको कंपनी क्या कर लेती है, जिसको कंपनी पेटेंट अपने नाम पर करा लेती है, मतलब अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेती है, तो उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। तो ये कंपनी केवल उस स्पेसिफिक एक कंपनी ही यूज कर सकती है। जैसे अब अगर कटा हुआ सेब जो है एप्पल कंपनी, तो वो केवल कौन यूज कर सकती है? एप्पल कंपनी यूज कर सकती है। कॉपीराइट, जैसे कोई कंटेंट है उस पर हमने कॉपीराइट ले लिया, तो वो कंटेंट के मालिक केवल हम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाती? क्या इन सब चीजों को हम देख छू महसूस कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे टेंजिबल इनटेंजिबल असेट में। अब आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि सर वो ट्रेडमार्क लगा तो रहता है, बट वो तो हमने प्रिंट करा है, वो हमने प्रिंट करा है इसलिए हमको दिख पा रहा है, बट एक्चुअल में उसका कोई वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर आप देखिए इस फोन पर, एक फोन पर इस तरह का एक टैग बना हुआ है, और एक फोन पर ये टैग नहीं बना हुआ है, सिंपल। तो दोनों फोन में अंतर कितने का आ रहा है? 1.5 लाख रुपए का। तो क्या ये 1.5 लाख का है? ये नहीं, ये उसकी पहचान कर पा रहे हैं इसलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये दोनों ही आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर क्या दे देंगे आपको, ये सारी बातें दे देंगे और क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से टेंजिबल असेट का उदाहरण है, बता दीजिए। ठीक है, करंट असेट। करंट असेट क्या होती है? करंट असेट का सबसे पहली बात, करंट असेट वो असेट होती है जिनको, जिनसे हमें जो पैसे मिलने वाले, जिनसे हमें जो मनी मिलने वाली है, जो फंड मिलेगा हमें, वो कितने दिनों में मिलने वाला है? वो विद इन 12 मंथ। कितने में? विद इन 12 मंथ में पैसा मिलने वाला है। उन सभी असेट को क्या बोलते हैं? उन सभी असेट को बोला जाएगा करंट असेट। जैसे डेटर्स, डेटर मतलब कौन? जिनको हमने उधार माल बेचा, तो उधार माल जिन व्यक्ति को बेचते हैं उनको कहा जाता है डेटर्स। तो अब डेटर्स मतलब हमें क्या उम्मीद है कि इनसे जो पैसा मिलेगा वो कितने दिनों में मिल जाएगा? 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो वो सब आ जाएंगे करंट असेट में। ठीक है, ये वे संपत्तियां होती हैं जो स्थायी संपत्तियों के, स्थायी संपत्ति के रूप में व्यापार में नहीं रहती हैं। इन्हें बिक्री के उद्देश्य से खरीदा जाता है अथवा रोकड़ में परिवर्तन करने के उद्देश्य से रखा जाता है। जैसे ये है सारी, क्या हो जाएंगी? रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगी, या बिक्री के उद्देश्य से रखा जाता है। जैसे स्टॉक, स्टॉक जो हमारे व्यापार में रखा रहता है, वो किस लिए रखा है? जो स्टॉक हमने व्यापार में रखा, देखो स्टॉक जो हमने व्यापार में रखा है, ठीक है, जो स्टॉक, तो वो किस लिए रखा है? जो हमने स्टॉक रखा है, जैसे टीवी का स्टॉक टीवी शोरूम में रखा है, तो वो किस लिए रखा है? वो इसलिए रखा है ताकि हम बेच सके, है ना। और नॉर्मली क्या रखा जाता है? स्टॉक को रखा जाता है कि साल भर के अंदर अंदर हम बेच ही देते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि के लिए रखा जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, अल्प अवधि का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, तथा जिन्हें 1 वर्ष के भीतर ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इनको कितने दिन में केस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1 साल के अंदर अंदर इनको केस में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी इसमें ये परिवर्तन करने का जो टाइम पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट पर पूछ सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे चल संपत्तियां या करंट एसेट। तो अब इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसे स्टॉक हुआ, है ना, जो स्टॉक हुआ, या जो हुए क्या हुए? डेटर्स हुए, या प्राप्य पत्र, बिल्स रिसीवेबल, या बैंक में डिपॉजिट। अब बैंक में डिपॉजिट कौन सी वाली? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जैसे हमने 12 महीने वाली जो करी है ना, 12 महीने। या जो बैंक डिपॉजिट इन बैंक, मतलब बैंक में बैलेंस है, जो यहाँ पर बैंक में जमा का मतलब क्या है? बैंक में जो बैलेंस है, जैसे अभी आपके खाते में, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है, तो वो जो सेविंग अकाउंट में आपका बैलेंस है वो किस में आएगा? वो आएगा करंट असेट में, है ना।
यहाँ जमा, बैंक में जमा का मतलब फिक्स डिपॉजिट से नहीं है ना, बैंक में जमा का मतलब वो सारी डिपॉजिट, वो सारे बैलेंसेस से, जैसे जो बैलेंस हमारा बैंक में रखा रहता है ना बैंक अकाउंट में, वो वाला। दूसरा, जो 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएंगी, फिक्स असेट्स मैच्योर हो जाएंगी, वो इस कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। और जो 2-2 4-4 5-5 साल के लिए एफडी करते हैं, वो सब फिर लॉन्ग टर्म, मतलब कह रहे ना अदर देन नॉन करंट असेट में जाती हैं, ठीक है। अदर देन करंट में जाती है, जिसको या बोलते हैं नॉन करंट असेट में जाएंगी। स्टोर्स, अन्य व्यापारिक वस्तुएं, ठीक है। तो कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या है, ऐसा खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया, उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे जैसे हमको अभी हमने क्या करा, हमने हमको हर साल रेंट पे करना पड़ता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझ लीजिए। रेंट पेड करना पड़ता है, कितना रेंट पेड करना पड़ता है, तो साल का 1 लाख रुपए रेंट पेड करना पड़ता है हमको। हमने जो शॉप किराए पर ली है, ये शॉप किराए पर ली है टीवी के लिए, तो इसका किराया कितना है, 1 लाख रुपए साल है। तो अब ये हम है, ये हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है एक्स, और ये हमारे मालिक हैं, ठीक है। मालिक, तो मालिक का नाम क्या है, तो मालिक का नाम है वाई। तो वाई हमारे पास आए कि इस साल का किराया देंगे, हमने बोला बिल्कुल इस साल का भी किराया देंगे। तो हमने 1 लाख रुपए तो इनको दिया ही दिया, इस साल का किराया तो दिया ही दिया। हमने क्या करा, हमने 2 लाख रुपए और दे दिए। तो अब 2 लाख रुपए और दे दिया, मतलब क्या दे दिया, आने वाले 2 सालों का और किराया दे दिया। तो ये जो आने वाले 2 सालों का किराया, क्या अभी देने की जरूरत थी? अभी हम आने वाले 2 सालों का किराया नहीं देते तो क्या मकान मालिक बोलता खाली कर दो, आप किराया नहीं दे रहे? नहीं, इसकी लाइबिलिटी तो आने वाले समय में आनी थी, बट आज ही हमने इनको भुगतान कर दिया 1 + 2, 3 लाख रुपए का, किसको, हमारे मालिक वाई को। तो ये जो 2 लाख रुपए पे करें, ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये 2 लाख रुपए आएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। मतलब जिनका हमारे ऊपर दायित्व नहीं था, हमने एडवांस में उनका भुगतान कर दिया, उसे बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम है जिस पर हमारा अधिकार है, बट अभी हमको मिली नहीं है। अधिकार है बट हमको अभी मिली नहीं है। तो अब अधिकार है और अभी हमको मिली नहीं है, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट से देखिए। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए, अब अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, हमने एक एफडीआर करी, एफडी करी, है ना, फिक्स डिपॉजिट करी। अब फिक्स डिपॉजिट कितने की करी, तो हमने एक 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करी। इस पर ब्याज कितना देती है बैंक, तो बैंक हमको 10% ब्याज देती है ना। मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूँ चीजों को आसानी से समझाने के लिए। तो अब हमने इसको फिक्स डिपॉजिट करी, कितने सालों की करी, तो हमने 5 साल के लिए इसको फिक्स डिपॉजिट करी। तो हमको बैंक ने कहा, बैंक किसमें, बैंक में करी, एसबीआई में हमने करी। ये है हम, हमारा नाम क्या है, अमित, है ना। ये हमारे अमित ने, तो अमित जी ने अब क्या करा, अमित जी ने अब 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट एसबीआई में करी। अब एसबीआई क्या करती है, हर साल ब्याज इस पर चढ़ाते जाती है ना, ऐड करते जाती है। तो अब हमने किस साल करी, हमने 23 में ये फिक्स डिपॉजिट कर दी। तो अब इसने 1 लाख रुपए इस साल का ब्याज चढ़ाया होगा, ठीक है। 24 का 1 लाख रुपए ब्याज चढ़ाया होगा, 25 का 1 लाख रुपए ब्याज चढ़ाया होगा, ठीक है। और 26 का 1 लाख रुपए ब्याज चढ़ाया होगा। और 27 में एंड में 31 दिसंबर को ये क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हमको एसबीआई कितने दे देगा, 15 लाख रुपए दे देगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूं, है ना, जबकि चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। तो अभी हम एग्जाम्पल समझने के लिए इसको ले रहे हैं। तो अब ये जो 15 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब हमने कितने जमा करे, आज 23 में हमने 10 लाख रुपए जमा करे, और एसबीआई हमको 2027 में कितने देगा, 15 लाख रुपए देगा। कितने देगा, 15 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए जो हमको मिल रहे हैं, वो क्या मिल रहे हैं, ब्याज के। तो देखो 1 लाख रुपए कब अक्रूड हो गए थे, मतलब अगर 1 साल बाद ही हम अपनी एफडी तोड़ देते, तो हमको 1 लाख रुपए ब्याज के और 10 लाख रुपए हमारे मिल जाते, 11 लाख रुपए मिल सकते थे। 24 में अगर हम तोड़ते तो हमको 2 लाख रुपए मिल जाते। 25 में अगर हम बीच में ही तोड़ देते तो कितने मिल जाते, 13 लाख मिलते। और अगर हम 26 में तोड़ते, 2026 में, तो हमको कितने मिल जाते, 14 लाख। बट हमने पूरे 5 साल तक रखा और 5 साल बाद हमको कितने मिले, 15 लाख रुपए मिले। तो ये सारे जो इनकम है, ये इनकम जो हमें अभी नहीं मिली है, ये सारी इनकम अभी हमको नहीं मिली है।
बट हमारा इस पर अधिकार है कि नहीं। जैसे अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं और आप अगर 4 साल में भी बैंक के पास पहुंच जाते हैं तो बैंक क्या आपको ब्याज नहीं देता, वो ब्याज जरूर देता है। क्यों? क्योंकि ये सारी अवधि के ब्याज पर आपका क्या है, अधिकार है। बट अभी हमको मिली है क्या? नहीं मिली है। ये कब मिलेगी? तो ये हमको 27 में एक साथ 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये वाला जो ब्याज है ये कैसी कैटेगरी में आएगा? अक्रूड इनकम की कैटेगरी में। मतलब हमको ये पैसा पर हमारा अधिकार है, इस इनकम पर, इस इनकम पर क्या है, इस इनकम पर हमारा अधिकार है, इस इनकम पर क्या है, इस इनकम पर हमारा अधिकार है, बट हमको मिली नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अक्रूड इनकम। ठीक है। अब टीडीएस टीसीएस क्या होता है? देखिए कई बार टीडीएस काट लिया जाता है, तो टीडीएस भी क्या होता है? हमारी इनकम होता है, डेबिट बैलेंस। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब क्या है? जैसे इक्विटी शेयर, ये सब क्या है? अगर आप इनका फ्रिक्वेंटली ट्रेड और परचेस करते हैं तो ये सब क्या आती? एकदम रेडी टू सेलेबल होती है। तो ये सब काय में आएंगी? करंट असेट में आएंगी। ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है? मतलब वो चीजें, वो अमाउंट जो व्यापार के ऊपर क्या है, व्यापार के ऊपर दायित्व है। अब दायित्व का मतलब क्या हुआ? दायित्व का मतलब हुआ, लाइबिलिटी का मतलब हुआ जिसके लिए क्या होगा? आउटफ्लो होगा। जिसके लिए क्या होगा? आउटफ्लो। अब आउटफ्लो का मतलब पैसा व्यापार से जाएगा। मनी कहाँ से जाएगी? मनी व्यापार से जाएगी। इसके लिए क्या होगी? मनी व्यापार से चली जाएगी। मनी व्यापार से क्या होगी? चली जाएगी। मतलब हमारे पास से पैसा जाएगा। हमारे व्यापार पास से पैसा जाने का मतलब क्या है? व्यापार से इसके लिए पैसा जाएगा। तो वो सब किस में आएंगी? वो सब चीजें आएंगी लाइबिलिटी में। किस में आएंगी? जिससे आउटफ्लो हो रहा है। किसका आउटफ्लो हो रहा है? मनी का। किस कहाँ से हो रहा है? व्यापार से हो रहा है। तो ऐसे कुछ भी चीजें, ऐसी कोई भी टर्म जिसके कारण क्या हो रहा है? व्यापार से पैसा जा रहा है, तो वो पैसा जो व्यापार से जाएगा वो सब किस में आएगा? वो सब आएगा लाइबिलिटी में। किस में आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। समझ में आया पॉइंट? जैसे एग्जाम्पल, तो देखो, अब ये अमित जी हैं। अमित जी हैं, ये अमित जी हैं। अमित जी का क्या काम था? हमारे अमित जी बढ़िया से आ रहे हैं हर बार। तो अमित जी ने क्या प्लान करा था? अमित जी ने प्लान क्या करा था? अमित जी ने तो अपनी शॉप ओपन कर ली थी। किसकी शॉप ओपन कर ली थी? टीवी की। तो टीवी की शॉप ओपन कर ली थी। अब इन्होंने इस टीवी खरीदने के लिए क्या गए? ये दुकानदार के पास गए। किसके पास गए? सोनी कंपनी के पास। कि सर टीवी दे दीजिए, हम आपको थोड़े दिन बाद पैसे दे देंगे। तो सोनी कंपनी टीवी किनको जानती थी? अमित जी को जानती थी। उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला ले लो। कितने की दे दी हमको? 5 लाख रुपए की टीवियां उन्होंने दे दी। 5 लाख रुपए की टीवी उधार दे दी। तो अब सोनी कंपनी क्या हो जाती है हमारे लिए? सोनी कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों हो जाती है? क्योंकि अब थोड़े दिन बाद अमित जी को क्या करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए सोनी कंपनी को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए की ये क्या लेकर आए हैं? टीवी। तो देखो इनको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और ये क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर हो जाते हैं। और जब हम इनका पेमेंट कर देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। तो देखिए क्या हो रहा है, कभी ना कभी तो इससे हमारे पास से क्या जा रहा है? अमित जी के पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो ऐसी कोई भी दायित्व जिससे व्यापार का क्या जाता है? पैसा जाता है, वो सब काय में आएंगी? लाइबिलिटी में आएंगी। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब पढ़ लेते हैं फटाफट से, आ जाइए। तो देखिए, दायित्व। व्यवसाय में कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें चुकाने का दायित्व व्यवसाय पर होता है। मतलब किस पे ऊपर लाइबिलिटी होती है? हमारे ऊपर। जैसे अभी हमने टीवी खरीदी सोनी कंपनी से। व्यवसाय के ऐसे देय धन के दायित्व को देयताएं कहते हैं या लाइबिलिटी कहते हैं। वे देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान बाह्य पक्षकारों को किसी समय पर करना होता है। जैसे अभी सोनी टीवी को, हमको सोनी की टीवी खरीद के लाया सोनी कंपनी से, थोड़े दिन बाद पैसे देना है ना? तो वो क्या कहलाएंगे? दायित्व कहलाएंगे। मतलब जो मैंने एकदम क्रक्स में लिखवाया क्या है, क्या है ना, आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ फंड, या आप लिख सकते हो और अच्छा मनी, या क्या लिख सकते हो? या लिख सकते हो कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब जिससे व्यापार से रोकड़ जा रही है, व्यापार से पैसा जा रहा है, तो वो सब किस में आएगा? वो सब आएगा दायित्व में। ठीक है। व्यापार के दायित्व दो प्रकार के होते हैं, है ना? व्यापार के दायित्व क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, है ना? ठीक है। और दूसरा क्या होता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म मतलब जो बहुत दीर्घकालीन समय के लिए लिए गए हैं। अब दीर्घकालीन समय के लिए लिए गए, जैसे बैंक लोन लिया हमने,
बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन मतलब 10 साल का 15 साल का लोन लिया, डिबेंचर से लोन लिया, तो डिबेंचर ये सब किस में आते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं। मतलब इनका जो हमने लोन लिया है इनको जो चुकाना है, हमको कितने सालों में चुकाना है, 10 से 15 सालों में, मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो लोन लेते हैं वो सारे लोन किस कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब जिनका पेमेंट कितने में करना है, जिनका पेमेंट 12 माह में करना है, 12 मंथ के अंदर अंदर करना है, वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे शॉर्ट टर्म में। कंफर्म, बात समझ में आ गई। चलिए, तो दीर्घकालीन दायित्व लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसे देनदार जिनका, ऐसे देनदारियां जिनका भुगतान, देनदारियां हैं, है ना, देनदारियां, देनदार नहीं है, ये देनदारियां मतलब लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिनका भुगतान दीर्घ काल के पश्चात, सामान्यतः 1 वर्ष के बाद करना होता है, स्थायी दायित्व कहलाते हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाते हैं। आप 1 वर्ष से ज्यादा अच्छा क्या है, इस तरह से ध्यान रखिए कि 10 से 15 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, बहुत लंबे समय के लिए नॉर्मली लेते हैं, तो उसको करते हैं। बट एक कट ऑफ डेट रखते हैं अकाउंट्स में, हर एक चीज की एक क्या होती है, कट ऑफ डेट रखते हैं कि इसके पहले शॉर्ट टर्म होगा, इसके पहले लॉन्ग टर्म होगा, तो वो क्या रखी गई है, कट ऑफ रखी गई है 1 साल की। अगर 1 साल से ज्यादा कोई चीजें हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म। और अगर 1 साल से कम के अंदर पेमेंट करना, मतलब विद इन अ 1 ईयर पेमेंट करना है, तो उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म। और यही का यही कंसेप्ट कहाँ आता है, करंट असेट और करंट असेट और लॉन्ग टर्म असेट में, है ना, करंट असेट और फिक्स असेट्स में, कि अगर 1 साल के अंदर है तो करंट असेट में आएगा, और 1 साल से ज्यादा है तो फिर वो नॉन करंट में आता है ना, नॉन करंट में फिक्स असेट्स भी आती है और अदर देन फिक्स असेट्स आती है। देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 1 मिनट में, यहाँ पर ले लेते हैं कि देखो, अगर 12 माह से हम रख रहे थे, है ना, हम रख रहे थे, तो देखो यहाँ पर असेट का रख लेते हैं सबसे पहले, असेट। तो असेट में एक क्या आती है, एक असेट में आती है, एक आती है करंट असेट, करंट असेट, और एक आती है नॉन करंट असेट, करंट असेट या नॉन करंट असेट। अब करंट असेट का मतलब क्या हुआ, वो असेट जिनका पेमेंट हमको कितने दिन में मिल जाएगा, 12 माह में मिल जाएगा, मतलब 12 माह में मिल जाएगा, मतलब विद इन 12 मंथ, ठीक है, विद इन 12 मंथ, मतलब 12 माह के अंदर अंदर हमको क्या मिल जाएगा, इससे पेमेंट मिल जाएगा, तो वो सब किस में आ जाएंगी, वो सब आ जाएंगी करंट असेट। और जिनका 12 माह के बाद पेमेंट मिलेगा, वो किस में आएंगी, 12 माह के बाद ये क्या होंगी, कैश में कन्वर्ट होंगी, मतलब कैश हमको 12 माह के बाद मिलेगा, वो आती है नॉन करंट में, वो क्या आती है, नॉन करंट असेट में। अब ये नॉन करंट असेट में क्या होता है, नॉन करंट असेट में दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होती है फिक्स असेट्स, और एक होती है अदर देन फिक्स असेट्स। एक क्या होती है फिक्स असेट्स, एक होती है अदर देन फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स जैसे कह रहे ना, हमने क्या करा, हमने व्यापार के लिए क्या खरीदी, हमने व्यापार के लिए क्या खरीदी, हमने व्यापार के लिए बिल्डिंग ली, तो ये फिक्स असेट्स में आएगी। अदर देन लॉन्ग, अदर देन का फिक्स असेट्स का मतलब क्या हुआ, अदर देन फिक्स असेट्स का मतलब हुआ जैसे एफडीआर करी, हमने एफडी करी, कितने सालों की करी, 10 साल की एफडी करी, तो ये क्या फिक्स असेट्स है, नहीं, ये अदर देन करंट असेट में आएगा, फिर अदर देन फिक्स असेट्स में आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो आएगा पर अदर देन में आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्या हो जाती है, ऐसी हमारी हो जाती है लाइबिलिटी का, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाना हो, मतलब 1 वर्ष से ज्यादा किया जाना हो, वो सब आ जाएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, है ना, लंबे समय के लिए हमने बैंक से लोन ले लिया। कैपिटल, कैपिटल का भुगतान नॉर्मली कब करते हैं, जब व्यापार का क्या हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, व्यापार का समापन हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, तभी कैपिटल नॉर्मली वापस की जाती है पूरी तरह से, नॉर्मली क्या किया जाता है, ड्राइंग की जाती है थोड़ी मोटी। और डिबेंचर, डिबेंचर भी किसके लिए, बैंक ऋण, है ना, बैंक ऋण लिया हो, या ऋण पत्र है, या सुरक्षित और असुरक्षित आदि, है ना, ये सुरक्षित भी हो सकते हैं, मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों तरह के, तो ये आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, जिनको 12 माह के अंदर अंदर पेमेंट करना है, वो सब किस में आएंगे, शॉर्ट टर्म में आएंगे। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब 12 माह के अंदर, ध्यान रखिएगा, वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में करना होता है। अब 1 वर्ष की अवधि का मतलब 12 माह के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना ही है आपको, वो सब शॉर्ट टर्म में आएंगे।
ठीक है, जैसे देनदार, देय विपत्र है ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ऋण। अब बैंक ऋण में कौन सा वाला बैंक ऋण? ओडी वाला, ओडी वाला है ना, जो सीसी लिमिट जो थोड़े समय के लिए रहती है, ये सब बैंक ओडी, ये ध्यान रखिएगा, बैंक ओडी है ना। और अन्य अल्पकालीन ऋण या बकाया व्यय। अब बकाया व्यय का मतलब क्या हुआ? बकाया व्यय का मतलब ये हुआ कि जिनको पेमेंट करना था हमने करा नहीं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। जैसे हमने किराए पर मकान लिया, तो अब रेंट देना पड़ता है भैया, हमने दिया नहीं। जैसे अभी मान लो हमने मकान ले लिया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, और आज कितनी है? आज है 1 जुलाई। तो हमने जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, ये पूरे 6 महीने का हमको क्या देना था? रेंट देना था। अभी तक रेंट हमने नहीं दिया, तो ये देना हमारी जिम्मेदारी है। जनवरी हो गया महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने हो गए, बट अभी तक जून का भी हमने पेमेंट नहीं करा। तो ये सब कैसा खर्चा है? ये सब बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा। प्रस्तावित लाभांश मतलब जिनको क्या करना है, जो हमने प्रपोज कर दिया डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब जो जनरल एजीएम में क्या हो गया, एजीएम में जा रहा है, प्रपोज हो गया, वो वाला। अनुपार्जित, अनुपार्जित व्यय, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे किस में? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पॉइंट किसको ध्यान रखिएगा? इस वाले को, बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जो अंदर व्यवसाय के अंदर ही पेमेंट करना हो। इंटरनल लाइबिलिटी जैसे व्यवसाय के स्वामी और स्वामियों द्वारा लगाया गया धन, चालू वर्ष के लाभांश, संचय, आंतरिक दायित्व में सम्मिलित है। आंतरिक दायित्व मतलब जो घर के अंदर, अब आंतरिक दायित्व मतलब जो स्वामी को जो पेमेंट जा रहा है, तो स्वामी को जो अगर कोई लाइबिलिटी है, जैसे उनकी जो पूंजी है जो, या उनका जो लाभांश, ये सब किस में आएंगे? इंटरनल लाइबिलिटी में आएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं एकदम सीधी लैंग्वेज में कि जिनको हमको आपस, जिनके व्यापार जो संभाल रहे हैं, जो व्यापार के ही लोग हैं, उन सबको जो भुगतान करेंगे वो हो जाएंगे। मतलब जो व्यापार के अंदर के लोग हैं, है ना, उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आएगी इंटरनल लाइबिलिटी में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बाह्य पक्षकार, जिनको हमको बाहरी लोगों को पेमेंट करना है। जैसे बैंक, अब बैंक है, बाहरी लोग है, तो उनका जो ऋण का पेमेंट करना है। देनदार या अल्पकालीन दायित्व मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो हैं, ये सब क्या है? बाहरी लोग हैं, जिन जो बाह्य पक्षकार है, जो व्यापार से संबंधित तो हैं, बट व्यापार के लोग नहीं। जैसे स्वामी, स्वामी क्या है? स्वामी का ही तो व्यापार होता है, तो वो किस में आएगा? इंटरनल लाइबिलिटी में। मतलब जो उसकी कैपिटल होती है, वो भी क्या होती है? व्यापार के लिए, वो भी व्यापार के लिए दायित्व होता है। बट वो दायित्व कैसा होगा? जो व्यापारी की कैपिटल है, वो कैसा दायित्व होगा? वो इंटरनल लाइबिलिटी होगा। मतलब और हमने जो उधार माल खरीदा है लेनदारों से, वो किस में आएगा? वो आउटसाइड लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है। कंटिंजेंट असेट और कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब कंटिंजेंट असेट और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो किसी घटना या किस पर डिपेंड हो, कोई इवेंट पर डिपेंड हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? कंटिंजेंट असेट। मतलब जिससे हमको फायदा होने वाला रहेगा, वो बोला जाएगा कंटिंजेंट असेट। और जिससे हमको नुकसान होने वाला रहेगा किसी इवेंट के होने से, तो वो क्या हो जाएगी? वो आ जाएगी हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएगी हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इस जगह पर देखिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अब कोर्ट, ये हमारी बिल्डिंग थी, ये हमारी फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री थी। ये एग्जाम्पल सबसे सही एग्जाम्पल मानता हूं मैं। तो ये आ गया हमारा क्या? एक एम्प्लॉय बढ़िया से काम कर रहे थे, ये मशीन है ना, ये मशीन थी, सही साथ चल रही थी। ये मशीन में ये एम्प्लॉय अपने हाथ से कुछ काम कर रहा था। हुआ ये कि इसके हाथ में लग गई, इसके हाथ में क्या हो गई? लग गई, या इसका हाथ चला गया मशीन में, जो भी हुआ इसको नुकसान हो गया। तो अब इस एम्प्लॉय ने क्या करा? इस एम्प्लॉय ने कोर्ट में केस लगा दिया। ठीक है, लेबर कोर्ट में केस लगा दिया। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट दो डिसीजन देगा। कोर्ट क्या मानेगा कि हाँ भैया, ये जो एम्प्लॉय है ना, इसके साथ नुकसान हुआ है, कंपनी की लापरवाही, मतलब कंपनी ने सही से सुरक्षा नहीं करी, और इस एम्प्लॉय को अपना हाथ गंवाना पड़ा। 5 लाख रुपए दो इस एम्प्लॉय को, ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब कोई भी एक अमाउंट का ऑर्डर किसके पक्ष में दे सकते हैं? एम्प्लॉय के पक्ष में दे सकते हैं कि हाँ, इसको भुगतान किया जाना चाहिए। या वो क्या कर सकते हैं? या वो कंपनी के पक्ष में ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं, कंपनी ने तो पूरी सुरक्षा रखी थी, ये एम्प्लॉय नींद में था, या ये एम्प्लॉय की लापरवाही के कारण इसके हाथ में लगी है, कंपनी इसके लिए दोषी नहीं है, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का कोर्ट एक आदेश देगा। तो अब क्या हुआ? अब कंपनी को ऐसा लगता है, कंपनी को कैसा लगता है? कंपनी को ऐसा लगता है कि कोर्ट
शायद किसके पक्ष में ऑर्डर दे दे, शायद इस एम्प्लॉय के पक्ष में ऑर्डर दे दे, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है। बट ऐसा कंफर्म है क्या? नहीं, ये तो कोर्ट ही बता सकता है ना किसके पक्ष में देगा। बट हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं है बट हमें ऐसा लग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमको भविष्य में ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का हमारे ऊपर ऑर्डर आ सकता है, और वो लाइबिलिटी को जब हम अपनी बुक्स में बताना चाहते हैं, लो हमारी पार्टीज को बताना चाहते हैं, तो वो लाइबिलिटी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिंजेंट असेट। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिंजेंट असेट। अब ये किस पर डिपेंड करती है? ये इस ऑर्डर पर डिपेंड करती है कि हमारे ऊपर ये दायित्व आएगा या नहीं आएगा। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भैया, जो एम्प्लॉय ने 5 लाख का कंपनसेशन का केस लगाया है वो सही है और कंपनी को देना चाहिए, तो कंपनी फिर देगी पैसे। और अगर उन्होंने बोला नहीं, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय की गलती है, तो कंपनी पैसे नहीं देगी। तो ये किस पर डिपेंड है? ये ऑर्डर पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? ऑर्डर पर। किसके ऑर्डर पर डिपेंड है? कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड है। तो ये कैसा फिर डिसीजन, ये कैसी लाइबिलिटी आएगी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसे ही हमने किसी पर केस लगा दिया और उसका डिसीजन आना है, तो अगर हमारे पक्ष में आ गया तो हमको पैसे मिल जाएंगे, नहीं आया तो नहीं मिलेंगे, तो वो आ जाएगा कंटिंजेंट असेट में। ठीक है। तो ऐसी संपत्तियां जिनके संबंध में वसूली या वसूली की राशि किसी घटना या शर्त के होने अथवा नहीं होने पर निर्भर करती है, जैसे अभी हमने देखा, तो वे संपत्तियां संदिग्ध संपत्तियां कहलाती है। संदिग्ध संपत्तियां को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है। रूढ़िवादिता की अवधारणा इस बात को रोकती है कि भैया कोई असेट को, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या बोलती है? रूढ़िवादिता की अवधारणा ये बोलती है कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, पर भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इसीलिए कंटिंजेंट असेट को बुक्स में मान्यता नहीं दी जाती है। केवल किसको दी जाती है? लाइबिलिटी को दी जाती है। क्योंकि रूढ़िवादिता की अवधारणा ऐसा बोलती है कि जो भविष्य में हो सकता है आपको हानि हो रही है, उसके लिए आज ही प्रोविजन कर लो, पर लाभों को भविष्य में होने दो, मतलब उसको आज अपनी बुक्स में मत लो। ठीक है। संदिग्ध कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसे दायित्व जिनका भुगतान या भुगतान की राशि किसी घटना या शर्त के होने अथवा नहीं होने पर निर्भर करती है, वे दायित्व संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं। जैसे न्यायालय में विचाराधीन मामला। समझ में आया? न्यायालय में विचाराधीन मामला। तो संदिग्ध संपत्ति और दायित्वों को बैलेंस शीट में बाहर टिप्पणी फुट नोट के नीचे दिखाते हैं। फुट नोट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो फुट नोट का मतलब ये होता है नॉर्मली कि जो बैलेंस शीट बनती है, ये बैलेंस शीट बनती है, तो इस बैलेंस शीट को बनने के बाद यहाँ पर टोटल लगता है, ये टोटल लगेगा असेट का, यहाँ पर नोट में इसको लिख देते हैं ऐसा, ताकि कोई बैलेंस शीट पढ़े तो उसको दिख जाए कि अच्छा कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी के ऊपर इतनी है, वो बता देते हैं। ठीक है। समझ में आया पूरा कंसेप्ट? एकदम क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस पर? एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और फिर रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू आगम क्या होता है, ये सारा रिवेन्यू आगम, कैपिटल इनकम और परचेस। ठीक है। परचेस और सेल, ये सारा, और परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सबको डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये सबको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे फटाफट से। ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। और वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो जब भी वीडियो के हमारे जरूर से फीडबैक भेजा करें, जैसा भी आपको लगे, तो उससे हमें लगता है कि हाँ क्या किया जा सकता है। और जल्द ही बाकी टॉपिक पर भी क्लासें आती जाएंगी, सब चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। फटाफट से हमारा प्रयास है कि आपका सिलेबस हो और सब चीज़ें जल्दी से हो। तो बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, स्टडी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो होता है, वो ये होता है कि हमें कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कभी भी डीमोटिवेशन, घबराहट, ये सब चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग फिर स्टडी करता रहता है और उसमें फिर उसे अच्छा लगने लगता है और हम स्टडी करते रहते हैं। दिक्कतें कब आती हैं? जब हम स्टडी करना बंद कर देते हैं। स्टडी करना बंद कर देते हैं और सोचना चालू कर देते हैं, तब चीजें बड़ी दिखने लग जाती हैं। तो इसलिए सोचे ना, करें, है ना? सोचने की बजाय करने पर भरोसा रखें और क्या करें? स्टडी चालू कर दें। स्टडी करते रहें, अपने आप आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, अपने आप आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, अपने आप आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, अपने आप सब चीज़ें होने लग जाएंगी। तो उसका केवल एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है स्टडी। स्टडी करिए, ज़्यादा कुछ ना सोचिए, बस आपका फोकस जो होना चाहिए वो इस चीज़ पर होना चाहिए, क्योंकि हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है और वो है स्टडी।
बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो हमारे हाथ में, हमको उस पर ध्यान रखना चाहिए बस। इसके अलावा और कोई भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट का कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा। दूसरा है सर कि घबराहट हो रही है, तो इन सब चीज़ों को, पेपर का लेवल कैसा होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएँगे, ये सारी चीज़ों को, ये दोनों ही चीज़ें किसका पार्ट है, ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ामिनर का पार्ट है। तो उसे सोचने दिया जाए, है ना? जो पार्ट जिसका है उसे सोचने दिया जाए, हमें किस पर फ़ोकस रखना है, हमें केवल इस पर फ़ोकस रखना है, हम इसको मजबूत कर सकते हैं, है ना? पेपर हमारे हाथ में नहीं है कि पेपर कैसा बनेगा, कहाँ से आएगा, बट हमारे हाथ में है ये वर्ड स्टडी। हम स्टडी हमारे हाथ में है, तो हमको इसको मजबूत करना है। मतलब आपको, आपकी जो तलवार है, वो क्या है, स्टडी है, तो उसकी धार को पैनी करना चाहिए, सामने वाले की धार को देखने की बजाय, या सामने वाला क्या कर रहा है इसकी बजाय। तो हमें एग्जामिनर पर फोकस ना रखते हुए किस पर फोकस रखना चाहिए, स्टडी पर। चलिए, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।